नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक बार सुबह की ऑनलाइन क्लासेज में। तो आगे हमने साढ़े 6-7 क्लासें ले लिया। तो हम आगे कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम कुंभा का जो स्थापत्य कला में उसका क्या योगदान था वो पढ़ रहे थे। तो आगे हम बात करते हैं हमने क्या पढ़ना है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे वाला रिविजन करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है कुंभा के बारे में। ठीक है जी, तो हमने महाराणा कुंभा 1433 से 1468 क्या शासनकाल मिलता है हमें 1433 से लेकर 1468। आगे हमने इसकी क्या बात की, स्थापत्य कला के बारे में इनकी बात की। तो आगे हम आते हैं इनका स्थापत्य कला के अंदर क्या क्या योगदान है। तो मैंने जैसे बताया कि इसके आपने मेन मैंने आपको दुर्गों के बारे में बताया। इन्होंने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, इन्होंने बसंतगढ़ दुर्ग का अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया और बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कब करवाया? जब उनकी प्रथम सारंगपुर विजय थी, उसमें इन्होंने विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया। तो जब मैं आपको बसंतगढ़ दुर्ग एक मिलता आपका विजय स्तंभ, विजय स्तंभ इसके बारे में मैंने आपको पूर्णतः जानकारी दे दी थी। ठीक है जी, आगे मैंने आपको बताया था अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण क्यों करवाया। अचलगढ़ दुर्ग जब मैंने वो मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, वो बार बार इस पे आक्रमण किया। तो आक्रमण करने से इसके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और उसमें क्या किया, जो अचलगढ़ दुर्ग था इसको काफी नुकसान पहुंचने के कारण इसका जो रिकंस्ट्रक्शन करवाना पड़ा। रिकंस्ट्रक्शन करवाना मतलब पुनर्निर्माण करवाना पड़ा, इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाना पड़ा। अच्छा जी, विजय स्तंभ के बारे में मैंने आपको इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बता दिया था। ये सारंगपुर विजय 1437 में उसके बारे में, इसका जो प्रमुख वास्तुकार थे उनके बारे में बता दिया था मैंने। और इसकी कितनी ऊंचाई है कितनी चौड़ाई है वो बता दिया था। कितने मंजिल है इसको, सॉरी, मूर्तियों का अजायबघर भी कहा जाता है और मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। इसमें भारत सरकार द्वारा प्रथम डाक टिकट भी जारी की गई थी। कब की गई थी? 1449 में की गई थी। वो भी मैंने आपको बताया। डाक टिकट जारी कैसे होती है? जब आप देखते हो राजस्थान पुलिस की जो यहाँ पे लोगो लगा होता है वो विजय स्तंभ का होता है। अगर जैसे एनसीईआरटी की जो 10th की जो भी बुक्स है एनसीईआरटी उनके ऊपर भी जो आप बना देखोगे तो क्या होगा, विजय स्तंभ भी बना होगा। अच्छा, विजय स्तंभ का एक नहीं नाम है, कीर्ति स्तंभ भी बताया था। एक कीर्ति स्तंभ आपका हो गया, ये कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग आप इकट्ठा कैसे बता रहे हो? तो एक कीर्ति स्तंभ है बोल में, जो ये विजय स्तंभ बताया था ये किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को प्रसिद्ध है। तो विष्णु भगवान को प्रसिद्ध समर्पित है। और जो आपको मैं कीर्ति स्तंभ आप एक दूसरा जो कीर्ति स्तंभ नाम है वो इसका भी एक कीर्ति स्तंभ अलग से बना हुआ चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है जिस समय वो मैंने इसको बताया 9 मंजिल ऊंचाई है उसकी। ठीक है, लगभग 120 या 22 फीट है। और इसकी जो आपको ऊंचाई मिलती है वो लगभग मिलती है 100 या 97 फीट की लगभग मिलती है। तो उसके अंदर जो 7 ही मंजिल बनी हुई है। कितनी मंजिल बनी हुई है? 7 मंजिल बनी हुई है। अच्छा जी, तो ये एक जो मैं जैनों के द्वारा बनाया गया है, तो इसके ये विष्णु भगवान को समर्पित है। एक जैनों के आदि पुरुष हुए ये उनको समर्पित है, जो जैनों के आदि पुरुष हैं ये उनके लिए समर्पित है। ठीक है जी, कितनी मंजिल है? 7 मंजिल। इसका नाम मिलता है कीर्ति स्तंभ मिलता है। कीर्ति स्तंभ क्या मिलता है? नाम मिलता है। आगे हम बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में पढ़ा। और इसकी जिसमें लगभग जो कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था वीर विनोद ग्रंथ है कवि राजा श्यामल दास जी का। उसके अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो वो इसने करवाया, कुंभा ने। ठीक है जी, इसने एक दुर्ग और नाम है, इसने मचान का दुर्ग बनवाया। मचान का दुर्ग, मचान और ये जो बसंतगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पे है? तो ये है सिरोही में। एक ये में भूमट का दुर्ग, भूमट का दुर्ग बनवाया। अच्छा जी, आगे बात मैंने बसंतगढ़ दुर्ग आपको ये सेना अभियान के अंदर बनाया। विजय स्तंभ ये विक्ट्री कैंपेन के अंदर बनवाया। ठीक है, और अचलगढ़ दुर्ग का रिकंस्ट्रक्शन करवाया इसने। ठीक है, और मचान दुर्ग बनवाया और भूमट दुर्ग भी बनवाया। मेन दुर्गों के अंदर से मैं आपको बताता हूँ इसने क्यों बनवाया। तो ये भूमट का दुर्ग है ये कहाँ पे है? उदयपुर में है।
और ये जो मचान का दुर्ग है, मैंने आपको याद है मेद पाठ मैंने आपको इसका नाम बताया कि कहीं ना कहीं मेर जाति का वर्णन था। तो मेर जाति कहाँ रहती थी? मेर जाति जो रहती थी तो वो लगभग सिरोही के आसपास के क्षेत्र में जो मेर मेर लोग थे उनको कंट्रोल करने में लोगों को क्या करने के लिए कंट्रोल करने के लिए बनवाया था। ठीक है। और ये भूमट का दुर्ग है, ये भीलों को कंट्रोल करने के लिए, भीलों को बिलों को कंट्रोल करने के लिए बनवाया था। ठीक है। भूमट दुर्ग क्या क्या कौन सा? बसंतगढ़, कुंभलगढ़, मचान, भूमट, बसंतगढ़, कुंभलगढ़, मचान, भूमट, बसंतगढ़, कुंभलगढ़, मचान, भूमट। कौन कौन से? दोबारा रिपीट करो। बसंतगढ़, अचलगढ़, सॉरी, कुंभलगढ़, मचान और भूमट। मचान का दुर्ग क्यों बनवाया? मेर जाति के लोगों को कंट्रोल करने के लिए। भूमट का दुर्ग भीलों को कंट्रोल करने के लिए। और जो बसंतगढ़ दुर्ग है, ये मैंने बताया जो गुजरात के जो शस्त्री उनके साथ युद्ध हुआ उसके अंदर वो जीते भी कैंपेन के अंदर, ये उनके अंदर बनाया गया। ठीक है। और विजय स्तंभ मैंने आपको बताया सारंगपुर विजय 1437 में हुई थी, इसको लगा हुआ समय और बनना स्टार्ट हुआ था ये लगभग 1440 में, खत्म हुआ था 1448 में। ठीक है जी। तो मचान दुर्ग बनाया, भूमड़ दुर्ग बनवाया। इसके लिए एक कुंभलगढ़ दुर्ग भी बनवाया। कौन सा? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। एक मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी कोई दुर्ग बनाते हैं तो उसके लिए जैसे हम घर बनाते हैं तो उसके लिए पहले में नक्शा तैयार करवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं उसका नक्शा भी कैसे बनाना है, उसकी क्या हमारी सुविधा अनुसार क्या चीज कहाँ पे होनी चाहिए, पानी का जो स्रोत है वो कहाँ होना चाहिए, हम हर प्रकार का पहले हम उसकी बात करते हैं, उसका डिजाइन बनवाते हैं। तो उसके उसको क्या डिजाइन जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तुकार बोलते हैं। तो अचलगढ़ जो सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात मिलती है कि हम अब दुनिया की सबसे लंबी दीवार मिलती है आपको लगभग चीन की दीवार। ठीक है। उसके बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार मिलती है। जो दूसरी सबसे लंबी दीवार है वो कौन सी मिलती है? तो वो अभी कुंभलगढ़ दुर्ग की, इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था मंडल। वास्तुकार कौन मिलता है? कुंभा का बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान है। इसने कई ग्रंथ भी लिखे हैं, मैं आपको साहित्य का मैं बताऊंगा क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं, कैसे लिखे हैं। और बाद इसका पुत्र भी हुआ है, एक इसका भाई भी हुआ है नाथा, उसके बारे में बताऊंगा। सब आपको आगे पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा मैं इसको। तो अगर पूछा जाए कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था, तो कौन था? मंडन था। मंडन जो था वो कुंभल जो सॉरी कुंभा जो था उसके महल दरबार में क्या था, वो उसका एक प्रमुख मुख्य दरबारी विद्वान था। मंडन बड़ा मतलब विद्वान आदमी था, तभी जो कुंभा इतना विद्वान होगा। तो उसने जो रखे होंगे दरबारी विद्वान रखे होंगे, तो आपसे मतलब आपके मेल के अपने जो मेल के रखे होंगे वही रखे होंगे, जो इसकी जो बराबरी कर सके वही रखे होंगे। तो मंडन बड़ा विद्वान आदमी था। आगे इसने काफी ग्रंथों का रचना भी की, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, आगे मैं आपको आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कुंभा ने और क्या क्या करवाया। तो इसने क्या किया, कुंभ शाम या कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। उसने जो कुंभ स्वामी ये विष्णु भगवान का मंदिर था, क्या नाम है मंदिर का? कुंभ स्वामी। क्या नाम मिलता है? कुंभ स्वामी। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। कहाँ कहाँ करवाया? एक जगह, जैसे मैं आपको बताऊं, एक जगह इन्होंने इसने इस मंदिर का निर्माण 3 जगह करवाया। ये मंदिर किसका था? कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर मिलता है विष्णु भगवान का। विष्णु को समर्पित ये तीनों मंदिर विष्णु भगवान के मंदिर है। पहला इसने मंदिर बनाया चित्तौड़ में बनवाया, चित्तौड़ में बनवाया। दूसरा कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास बनवाया। ठीक, कुंभलगढ़ में बनाया। तीसरा बनाया इसने अचलगढ़ में।
इस दुर्ग का उसने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसने अचलगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। अगर आपसे पूछ जाए कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया, ऑप्शन के अंदर ये तीनों में से एक तो दिया होगा, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़ या अचलगढ़। तो कुंभ श्याम मंदिर है वो कहाँ कितनी जगह स्थित है, चित्तौड़, 3 जगह स्थित है। कहाँ कहाँ, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़। तो ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था उसके अंदर इसने क्या करवाया, एक सर्पिलाकार मार्ग बनवाया था, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर इसका थोड़ा बहुत योगदान रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग का पूरा निर्माण इसने करवाया था, अचलगढ़ दुर्ग का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, इसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसने एक, हाँ जी, एक और था, इसने एक मंदिर का निर्माण किया, उसका नाम मिलता है श्रृंगार चमरी। क्या नाम मिलता है, श्रृंगार चमरी। अच्छा, श्रृंगार चमरी ये किसने बनाया, ये जैनों का मंदिर मिलता है एक, जैनों का मंदिर मिलता है। तो जैनों के मैंने अब आदि पुरुष जो थे वो कौन थे, तो आदि पुरुष जैसे सीधे बोलते हैं उनको आदि पुरुष सीधे। तो वो जो जैनों के आदि पुरुष थे उनको समर्पित है वो मंदिर। वो जैसे श्रृंगार मंदिर का निर्माण करता था, एक कुंभा था, उससे खजांची मिलता है जिसका नाम क्या मिलता है, विलाक भंडारी। विलाक भंडारी। तो पूछ लिया जाए कि कुंभ, ये बात जरूर है कि जो श्रृंगार चौरी मंदिर है उसका निर्माण किसके समय में हुआ, तो कुंभा के समय में हुआ। इसका निर्माण करवाया किसने, तो वो किसने करवाया, कुंभा। एक खजांची मिलता है, खजांची का मतलब समझते हो, जैसे कि बैंक का जो मैनेजर वगैरह होता है वो खजांची होता है एक प्रकार से। तो जो विलाक भंडारी, उसको क्या नाम मिलता है, विलाक भंडारी। किसका नाम मिलता है, तो जिसने कुंभ सॉरी श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था। पूछ लिया जाए कि श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ, तो किसके समय में हुआ, महाराणा कुंभा के समय में हुआ। किसने करवाया, विलाक भंडारी ने कराया। विलाक भंडारी कौन था, तो कौन था, कुंभा का एक था खजांची था। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। जो किसको समर्पित था ये मंदिर, जैनों को जो आदि पुरुष है उनको समर्पित था। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। इसके आगे की जो, उसके बाद उन्होंने क्या, जैन, रणकपुर की जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया। एक अपने सेठ हुए धरणक्षा। कौन हुआ है, धरणक्षा। उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने कुंभा के पास जाके जमीन मांगी। हाँ मैं बताता हूँ। रणकपुर की जैन मंदिर, ठीक है। रणकपुर के जो जैन मंदिर मिलते हैं, एक बार क्या हुआ, जो पहले जो एक जैन सेठ भी मिलते हैं वो आए कुंभा के दरबार में, भी कुछ मांगने के लिए आए। कुंभा ने सोचा कि मांगो, आपको क्या चाहिए, उनका हमने मंदिर बनवाने, हमें जमीन चाहिए। तो कहते ले लो, कितनी लेनी है। तो इसमें कहा जाता है कि कुंभा जो है उसने इतना, उसकी तभी एक उपाधि पड़ी है दान गुरु। मैं उपाधि पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा कि इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं, 10-12 उपाधियां इसकी। तो इसने क्या किया, 99 बीघा जमीन, जमीन दान में दे दी इसने, सिर्फ मंदिर बनाने के लिए। कितनी जमीन दान में दे दी, 99 बीघा। बहुत होते हैं 99 बीघा जमीन। यहाँ किसके लिए दे दी, रणकपुर के जैन मंदिर। ये बनवाई किसने, तो एक सेठ हुआ, सेठ धरणक्षा। क्या नाम मिलता है, सेठ है धरणक्षा। क्या नाम मिलता है, सेठ धरणक्षा। इन्होंने क्या करवाया, तो इन्होंने करवाया जो रणकपुर की जो जितने भी जैन मंदिर है उसके अंदर इनका निर्माण कर। इसके अंदर रणकपुर के एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक मंदिर मिलता है, ठीक है। उसके अंदर 1444 खंबे हैं। कितने, ये पूछ लिया जाता है कि 1444 खंभों का मंदिर कहाँ स्थित है, किसने बनवाया, तो वो स्थित है, कहाँ स्थित है, रणकपुर में। रणकपुर कहाँ है, तो ये उदयपुर के लगभग आसपास के क्षेत्र पड़ता है। ठीक है जी, इसे 1440 खंभों, इसे क्या बोलते, चौमुखा मंदिर भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि 1444 खंभों का मंदिर किसे कहा जाता है, अगर ऑप्शन में काफी जैसे दिया जाए, कुंभ श्याम मंदिर, और जो मैंने श्रृंगार चंबरी मंदिर, और चौमुखा मंदिर, इसमें से तो इसका आंसर क्या होगा, चौमुखा मंदिर। चौमुखा जो मंदिर है उनको चौमुखा, क्योंकि चारों तरफ खंबे खंबे हैं चारों तरफ, 1440 खंबे हैं लगभग। ठीक है जी, इसके बाद इसमें क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। जो रणकपुर जो जैन मंदिर, रणकपुर के जितने भी जैन मंदिर है वो किसने बनवाए, सेठ धनकशा। ये कौन है, जैन, एक जैनों की सेठ हुए हैं। जो सेठ है, जैसे जिनके पास गांव में ज्यादा पैसा वगैरह होता है तो उनको सेठ बोलते थे, आज भी बोलते हैं सेठ।
ठीक है, जो ज्यादातर क्या करते थे, व्यापार का काम करते थे, उन्हें सेठ बोला जाता है। तो जैसे इसने क्या करा, जो रणकपुर के अंदर एक एक जैन मंदिर नहीं, जैन मंदिर अधिक से अधिक, मतलब लगभग मैं आपको बताऊं, कम से कम 20 से 25 जैन मंदिर बने हुए हैं रणकपुर के अंदर। इसके अंदर एक मुख्य जो आपको मंदिर मिलता है, वो कौन सा मिलता है, तो वो चौमुखा मंदिर मिलता है, जिसके कितने खंभे हैं, 1444 खंभे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तो हमने जो इसके लगभग जो कुंभा ने करवाया था, इसने वो स्थापत्य कला इतना रहा, इतना आज तक किसी राजा ना ही तो निर्माण करवाई, ना ही कोई आगे जितना भी ना ही तो साहित्य में इतना किसी का योगदान है, ना ही जो स्थापत्य कला उसके अंदर किसी का योगदान है। अधिक जो जितने भी राजा हुए, सबसे जो प्रतापी राजा वो कुंभ ही रहा हुआ है। तो आगे मैं आपको बताऊं, इसने क्या है, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने में से, तो वो 84 में से 32 दुर्गों। किसके अनुसार पढ़ी हमने ये बात, तो ये हमने किसके अनुसार पढ़ी, जो कवि राजा श्यामल दास है, उनका एक ग्रंथ मिलता है वीर विनोद ग्रंथ, उसके अनुसार हमने ये बात पढ़ी। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं जिसका स्थापत्य कला का योगदान इसके अंदर इतना ही मिलता है। आगे हम बात करते हैं किसके साहित्य की बात करते हैं। साहित्य के अंदर जैसे कोई नाटक वगैरह लिखे हैं, कोई बुक्स वगैरह लिखी है, किताबें लिखी है, ग्रंथ लिखे हैं, उनकी बात करेंगे हम आगे। हम किसकी बात करेंगे, साहित्य की। साहित्य के अंदर वैसा क्या होता है, मैं किताबें वगैरह, पहले हम कुंभा की बात कर ले हैं। कुंभा के दरबारी विद्वान भी हुए, उन्होंने भी बुक्स लिखी थी। मैं वो आपको दरबारी विद्वान बताऊं, उसके साथ साथ उनकी भी किताबें बता दूं। तो पहले हम कुंभा की बात कर लेते हैं। तो कुंभा बड़ा विद्वान आदमी था। इसने क्या किया था, ये मतलब बहुत सारे इसको कई फोटो के अंदर क्या किया जाता है कि इसको वीणा बजाता हुआ दिखाई जाता है। वीणा एक तो जो राजा हमारे हुए समुद्रगुप्त हुए, समुद्रगुप्त इतना प्रतापी राजा, उसने क्या दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक पूरे भारत को बींद के रख दिया था। मतलब पूरे पूरे भारत पे अगर किसी ने शासन किया तो वो समुद्रगुप्त हुए हैं। उनका जो उन्होंने पहले युद्ध किए, पूरा भारत, सॉरी पूरे भारत को जीता। उसके बाद उन्होंने क्या है, संगीत के अंदर उनकी काफी सारी उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे कि उनकी जो फोटो मिलती है वो वीणा बजाते हुए मिलती है। उसके बाद जो राजा मिलता है तो वो हमें कुंभा ही मिलता है, जिसकी वीणा बजाते हुए, क्या बजाता था, वीणा बजाता था। इसका मतलब संगीत प्रेमी था, वीणा बजाता था, इसके मतलब क्या था, संगीत प्रेमी था। पक्की बात है ये तो, क्योंकि वीणा बजाता है वही बजाता है जिसको संगीत से प्रेम हो। ये इसने लगभग मैं वो 56 युद्ध लड़े हैं, तो इसने सारे के सारे युद्ध के अभी तक जीतते हैं, जितने भी युद्ध लड़े हैं सारे के सारे। इसीलिए तो बता रहा हूँ, मेवाड़ का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ है तो वो कुंभा ही हुआ है। इसका हर क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, हर क्षेत्र के अंदर इसका अधिक से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक से अधिक योगदान रहा हुआ है। महत्वपूर्ण योगदान जो है कुंभा का है, तो वीणा बजाता था। इसके जो संगीत गुरु भी होंगे, इसके जो संगीत गुरु है उनका नाम क्या मिलता है, सारंग व्यास। क्या नाम मिलता है, सारंग व्यास। इसका नाम, इसके जो संगीत गुरु है, किसके, कुंभा के संगीत गुरु का क्या नाम मिलता है, सह से। आप इसको याद करना चाहो, सह से संगीत, सह से सारंग व्यास, सह से संगीत और सह से सारंग व्यास। ठीक है जी। इसकी चित्रकला गुरु भी हुए हैं। उसका क्या नाम मिलता है हमें, उनका नाम है हीरानंद जैनाचार्य। देखो, मैंने ये आपको बताई, जो कुंभा था वो हिंदू धर्म को तो मानते ही मानता था, लेकिन जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनका पूरा सम्मान करता था। इसका मतलब क्योंकि इनके जो दरबार के अंदर अनेक जो हुए हैं, जो इनके दरबारी विद्वान हुए हैं, उनके अंदर अधिक से लगभग 4-5 जो हुए हैं, वो क्या हुए हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनके अंदर से जो इसके दरबारी विद्वान थे वो हुए हैं। तो ये जैन धर्म को भी पूरा मानता था, इसलिए इसने जो जैन धर्म, जैनों के जो रणकपुर जैन मंदिर बने थे उसकी 99 जगह इसने जमीन जो थी दान में दे दी। ठीक है। इसकी चित्रकला गुरु है वो क्या है, हीरानंद जैनाचार्य। संगीत गुरु सह से संगीत, सह से सारंग व्यास, सह से संगीत गुरु, सह से सारंग व्यास, सह से संगीत और सह से सारंग व्यास। इसको आप ऐसे याद कर लेना। ठीक है। और चित्रकला गुरु उसके पूछे जाए तो हीरानंद जैनाचार्य। कौन से थे, हीरानंद जैनाचार्य। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं इनकी बुक, किताबें कौन सी, इनकी बुक्स, किताबें कौन कौन सी लिखी, तो इसके ना सूर प्रबंध,
सूर्य प्रबंध, संगीत विमासा, क्या नाम है संगीत विमासा? संगीत सुधा, ठीक है। और एक बुक इसकी जो महत्वपूर्ण बुक मिलती है वो कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। और इसके जो 7 पार्ट मिलते हैं, कितने पार्ट मिलते हैं? 7 पार्ट मिलते हैं, 7 भाग मिलते हैं। और एक इसकी बुक मिलती है संगीत, संगीत राज, क्या मिलती है? संगीत राज, ठीक है जी। इसके अंदर कितने पार्ट मिलते हैं? तो 5, ठीक है जी। तो अब इसको याद करना कौन कौन सी बुक मिलती है। इसके लगभग 5 बुक्स मिलती है, सूर्य प्रबंध, संगीत विमर्शा, संगीत सुधा, कामराज रतिसार और सॉरी संगीत राज। कौन कौन सी? सूर्य प्रबंध, संगीत विमर्शा, संगीत सुधा, कामराज रतिसार और संगीत सॉरी संगीत राज। तो याद करो अब, संगीत सूर्य प्रबंध, संगीत विमर्शा, संगीत सुधा, कामराज रतिसार, संगीत राज। सूर्य प्रबंध, संगीत विमर्शा, संगीत सुधा, कामराज रतिसार और संगीत राज। आगे बात करें इसकी 7 बारी, इसके बारे में नहीं पूछेगा आपसे कोई, इनके जो 7 भाग है उसके बारे में आपको आज नहीं तो आज तक क्वेश्चन आया है, नहीं पूछा जाएगा आगे, ठीक है। तो इसके मतलब महत्वपूर्ण, इसके जो 5 भाग है वो महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके जो संगीत गुरु है वो मिलते हैं सारंग व्यास, ठीक है। और जो चित्रकला गुरु मिलते हैं वो हीरानंद जैनाचार्य। कौन कौन से मिलते हैं? संगीत गुरु मिलते हैं सारंग व्यास, और चित्रकला गुरु मिलते हैं हीरानंद जैनाचार्य। तो हम कौन से किसकी बात करेंगे आगे हम? तो आगे हम जो करेंगे इसकी जो संगीत लाल, जो इसकी ग्रंथ है, सॉरी बुक का या ग्रंथ है, उसके बारे में बात करेंगे। इसने बड़ा विद्वान आदमी था, इसने बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी जो आज भी म्यूजियम में रखी हुई है या पुस्तकालय में, जैसे पुस्तकालय में रखी गई है। इसका पाठ्य रतन घोष, क्या नाम मिलता है? पाठ्य रतन कोश, पाठ्य रतन कोश, रस रतन कोश, गीत रतन कोश, ठीक है। नृत्य, नृत्य रतन कोश और कोश। आप कहोगे इतने बड़े याद नहीं, मैं आपको याद भी करवा दूंगा ये, ठीक है। अब देखो पाठ्य रतन कोश के अंदर इसने क्या लिखा है। पाठ्य रतन कोश के अंदर इसने जो कोई भी चीज हम लिखते हैं या कविता लिखते हैं, जैसे कोई ग्रंथ लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, उसके अंदर इसने बताया भी, लिखने का ढंग बताया पाठ्य रत्न कोश में। अगर किसी को पाठ्य रत्न कोश में क्या बताया, लिखने का ढंग। इसने अगर रस रत्न कोश, इसके अंदर इसने मेन मेन टॉपिक वो लिखे जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट आता हो, जिसके अंदर हमारी रुचि हो, वो इसने इसके अंदर लिखे। गीत रत्न, इसके गीतों के बारे में, गीत कैसे, गीत के अंदर मुख्यतः जो वचन होते हैं, मतलब गीत के अंदर क्या क्या होते हैं, उसके गीत की पूर्णतः जानकारी से गीत रत्न। नृत्यों की जानकारी इसने किसमें दिया है? नृत्य रत्न कोश में। वाद्य यंत्रों की जानकारी इसने किसमें दिया है? वाद्य रत्न कोश में। तो अब मैं आपको याद करवा दूं, देखो हम पाठ पढ़ते हैं, हमें उसके अंदर रस आता है तो हम उसके गीत गाते हैं, गीत गाते हैं तो नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं तो वाद्य यंत्र बजते हैं। क्या करते हैं, जैसे देख लो, हमने क्या किया, पाठ पढ़ा तो हमें उसके अंदर रस आ रहा है, तो पाठ्य, पाठ से हो गया पाठ्य रतन कोश, रस से हो गया रस रतन कोश। और उसके उस पाठ आया, पाठ पढ़ा, रस आया, उसमें हमने गीत गाया, तो गीत इसका क्या मिल जाता है? गीत रतन कोश। गीत गाएंगे तो नृत्य भी करेंगे, नृत्य करेंगे तो नृत्य देखो पाठ पढ़ा, उसके बाद में रस आया तो गीत गाया, गीत गाया, गीत गाया तो हमने नृत्य किया, नृत्य रतन कोश हो गया। और अगर नृत्य करेंगे, गीत गाएंगे तो साथ में वाद्य यंत्र भी जाएंगे, तो एक कौन सा आ गया? वाद्य रतन कोश आ गया। आप ऐसे याद रखिए, देखो पाठ पढ़ेंगे तो हमें रस आएगा, पाठ से पाठ्य रतन कोश, रस से रस रतन कोश। और उसके बाद हमने गीत गाएंगे तो गीत रतन कोश। उसके बाद हमें नृत्य करेंगे तो नृत्य रतन कोश। उसके बाद वाद्य रतन कोश, वाद्य यंत्र बजेंगे तो वाद्य रतन कोश बजेगा, ठीक है जी। वाद्य रतन कोश में मैं आपको बताया, वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी दी हुई है, ठीक है जी। इसके ये 5 पार्ट है, इसके अंदर ये मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, आपके याद हो गए या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो।
अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं साहित्य के अंदर। इसने इतनी किताबें लिखी थी, सारा कुछ इतना कर दिया, ठीक है। इसने अपनी 5 किताबें लिखी, कौन कौन सी लिखी है? संगीत सुधा, संगीत विमाशा, संगीत राज और कामराज रतिसार। कौन कौन सी लिखी है? संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, और वो तो उसके भाग हुए, संगीत राज के भाग है, ठीक है। वो संगीत सुधा लिखी है, संगीत विमाशा लिखी है, कामराज रतिसार लिखी है, और एक उसमें 5 किताबों में। आगे हम बात करते हैं। तो आगे बात करें, इसने कहा भी मैंने बुक्स लिखी है, या मेरे से पहले और विद्वान है उन्होंने भी बुक्स लिखी है। तो उसने बताया कि हाँ जी सर, और ने जो दरबार में लोग थे उन्होंने भी लिखी, नहीं नहीं उन्होंने भी लिखी है। तो कहते लेके आओ बुक्स वो। तो कहते लेके आएंगे, तो आगे बताओ। उसने जो उसके दरबार में जो लोग थे वो इस बुक लेके आए, तो वो उस बुक का नाम मिलता है गीत गोविंद। क्या नाम मिलता है? गीत गोविंद बुक लेकर साहब, ये जो जयदेव की लिखी हुई है, जो पुराने जो कवि हुए हैं जयदेव, ये जो मैं आपको बात करता हूँ साहित्य के अंदर, इसके कुंभा का जो साहित्य है उसके अंदर से अधिकांश 90% चांस है क्वेश्चन आने के, जो साहित्य के अंदर से, ठीक है जी। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण जो राजा हुआ है, अब की बार जो प्री बीएड का एग्जाम हो उसके अंदर सॉरी कुंभा का एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अंदर पूछा गया था कि मैंने आपको बताया था, ये कवि हुए हैं, कवि राजा श्यामल दास, उनका ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ है? तो आप मैंने वीर विनोद, ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कवि राजा श्यामल दास ने ग्रंथ मिलता है, कौन सा है वो, उसका नाम क्या है? तो वीर विनोद। अच्छा जी, ये जो बुक लिखी जयदेव की, ये कुम्भा ने पढ़ी, कहते बड़ी मस्त बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है। तो भाई इतनी बड़ी बुक है, मैं तो इतना मतलब सभी लोग एक जितने ज्ञानी तो नहीं होते, सभी को पढ़ने का लहजा नहीं होता इतना। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो शॉर्ट में जो नोट्स तैयार कर देता हूँ, इसकी एक छोटी बुक लिख दी, इसके जो ये बड़ी बुक का ग्रंथ है एक टाइप का, इसकी मैं छोटी बुक लिख देता हूँ, इसकी जो मेन मेन बातें हैं, जो इसका पूरा रस निकाल के मैं आपको अलग से नोट्स अलग से बुक बना के दे देता हूँ। तो उसने क्या किया, इसकी गीत गोविंद की एक टीका लिखी, उसका इसने नाम दे दिया रसिक प्रिया। क्या नाम दे दिया? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया इसने नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया? जो गीत गोविंद की टीका थी, जो गीत गोविंद जो बुक है वो किसने लिखी है, क्वेश्चन पूछा गया गीत गोविंद की बुक किसकी लिखी हुई है, आप कहेंगे मतलब मेरा कुंभा की लिखी हुई है। तो वो जो बुक है वो किसकी, जो इसकी शॉर्ट में नोट्स क्या है, आप आपसे पूछे गीत गोविंद की टीका का क्या नाम, गीत गोविंद की टीका का क्या नाम। अब आप गीत गोविंद, यार गीत गोविंद तो कोई बंदा नहीं, बंदा नहीं है कोई, गीत गोविंद एक बुक लिखी गई किताब है। किसकी लिखी हुई है? जयदेव की लिखी हुई है, जयदेव पुराने कवि हुए हैं, ये जो एक लेखक हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, किताबें लिखी हैं अनेक सारी, इनकी बहुत और किताबें मिलती हैं। तो इस कुंभा ने क्या किया, इस रसिक प्रिया की किसने लिखी? तो कुंभा ने इसकी एक टीका तैयार कर दी है रसिक प्रिया की। कहती अच्छा ठीक है। उसके बाद इसे मतलब एक ही किताब है, कहते नहीं साहब और किताब है, और किताबें हैं, तो कहते लेके आओ। तो फिर ये किताब जो सॉरी एक किताब और लेके, उसका जो नाम मिलता है, जो सारंग ने लिखी। सारंगधर कौन है? सारंगधर एक इतिहासकार, सॉरी इतिहासकार नहीं कह सकते, हम कवि कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बुक लिखी है, तो हम उनको क्या कह सकते हैं? इतिहासकार ही, इतिहासकार नहीं कह सकते बल्कि कवि कह सकते हैं सारंगधर। इसकी जो मैंने पहले इसका नाम है संगीत रत्नाकर, इन्होंने एक बुक लिखी संगीत रत्नाकर, किसने लिखी? तो इसका जो लेखक मिलते हैं सारंगधर मिलते हैं। ये बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसके नोट्स दिया इसको लिख लेना कि गीत गोविंद की टीका कौन सी है, तो उसका कौन? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किसने लिखी? तो किसने लिखी? मुंबा भाई साहब ने लिखी। संगीत रत्नाकर सारंगधर जी ने की लिखी हुई है ये उसने कुंभा ने पढ़ी कि ये भी बड़ी अच्छी बुक है, इसकी भी मैं टीका लिखूंगा, इसके भी शॉर्ट में आपको नोट्स तैयार करके दूंगा, ठीक है जी। उसने इसकी शॉर्ट में नोट्स तैयार किए, उसके अंदर इसने क्या लिखा मैं बताता हूँ। उसको इसके अंदर सीधा नाम दे दिया टीका, उसका इसने कोई नाम नहीं लिखा टीका, सीधा क्या नाम दे दिया? टीका। इसको इसका नाम दिया रसिक प्रिय की टीका, रसिक प्रिय गीत गोविंद की टीका जो है रसिक प्रिय, इसका नाम सीधे लिख दिया, इसने क्या लिख दिया? तो टीका नाम लिख दिया। इसकी मैंने वो इसकी जो टीका लिखी रसिक प्रिय कुम्भा ने लिखी थी, ठीक है, सारंगधर। इसने कहा जी और बताओ किसी को, अगर और किसी के ने किताबें लिखी वगैरह है, मैं आपको वो बता देता हूँ।
इसने एक बुक और लिखी, चंडी शतक। कौन सी बुक लिखी? चंडी शतक। ये किसने लिखी भाई चंडी शतक? एक व्यक्ति का नाम मिलता है, उसका नाम मिलता है बाणभट्ट। क्या नाम मिलता है? बाणभट्ट। किसका नाम मिलता है जिसने ये बुक लिखी? बुक का क्या नाम है? चंडी शतक। क्या नाम मिलता है? बाणभट्ट। बाणभट्ट भाई क्या है? बाणभट्ट व्यक्ति का नाम है, उसकी पुस्तक मिलती है, उसका नाम मिलता है चंडी शतक मिलता है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। इसने कहा ये भी बड़ी अच्छी बुक है, इसकी भी एक मैं टीका लिख देता हूँ। उसने क्या किया, इसकी भी क्या लिख दी? टीका लिख दी। क्या लिख दी? टीका। तो जैसे उसने जो गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद जो बुक थी उसकी टीका लिखी, नाम लिख दिया, जैसे कि दिया। और उसके बाद में उसने जो संगीत रत्नाकर जो बुक थी उसकी टीका लिखी, उसका कोई नाम दिया, उसको इसने सीधा टीका लिख दिया। और उसके बाद चंडी शतक जो बाणभट्ट की बुक है उसका जो नाम लिखा, उसका कोई नाम नहीं दिया, इसने सीधा टीका लिख दी उसको भी। हाँ जी, आगे बात करते हैं। इसने क्या किया? 3 बुकों में क्या लिखे? टीका लिखी। ये पूछ सकते हैं कि चंडी शतक की टीका किस व्यक्ति ने लिखी या किस राजा ने लिखी? तो किसने लिखी? कुंभा ने लिखी। ये भी आपसे पूछते हैं जो संगीत रत्नाकर बुक है वो किसने लिखी? वो लिखी सारंगधर ने लिखी। उसकी जो टीका लिखी वो किसने लिखी? तो वो कुंभा ने लिखी। अब याद है ना कि जो लेखक 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 जैसे इसका बाणभट्ट है, लेकिन इसकी टीका किसने लिखी? कुंभा ने लिखी। जो संगीत रत्नाकर जो बुक है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक सारंगधर है। और सारंगधर है तो उसकी जो टीका है वो किसने लिखी? वो कुंभा ने लिखी। तो एक मैंने आपको बताया था जो इसकी रसिक गीत गोविंद की जो लेखक कौन है? गीत गोविंद की जो लेखक है वो जयदेव है। और इसकी जो टीका लिखी है वो किसने लिखी? कुंभा ने लिखी। और उसका नाम क्या दिया? उसका नाम दिया रसिक प्रिया। क्या नाम दिया उसने? एक का तो जैसे एक लिखी, उसका नाम क्या दिया इसने? उसका नाम रसिक प्रिया दिया। अन्य दो लिखी, उसका कोई नाम नहीं दिया, सीधा टीका लिख दिया। अच्छा जी, आगे बात करें दरबारी विद्वान की। दरबारी विद्वान में बात करने से पहले मैं आपको इसके बारे में साहित्य में थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। जो कुंभा था ये अनेक भाषाओं का ज्ञाता भी था। इसको जैसे इसने ग्रंथ वगैरह लिखे, किताबें लिखी थी, तो एक ही भाषा में थोड़ी। इसने जैसे मेवाड़ में रहता तो इसको मेवाड़ में इसने 4 नाट्य लिखे, पहले हम 4 नाटक। उसके नाम ही तो आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा। एक तो इसको जो मेवाड़ में मेवाड़ी भाषा तो आएगी इसको। मेवाड़ी भाषा जो स्थानीय भाषा थी, मेवाड़ी भाषा वो तो आएगी इसको। लेकिन जो ग्रंथ वगैरह लिखे वो पहले ज्यादातर किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा में। तो उसने जो नाटक वगैरह बनाए थे उसने अनेक जो भाषाओं का ज्ञान भी दिया। तो उसने उसको और कौन कौन सी भाषा आती? तो कन्नड़ भाषा आती थी। कौन कौन सी? कन्नड़ भाषा आती थी। और इसको एक आती थी सॉरी गुजराती। इसको मराठी भाषा आती थी, गुजराती में। जो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, मराठी भाषा। ठीक है जी। इसको देखो अलग अलग जो इसने 4 नाटक लिखे वो अलग अलग भाषा में लिखे होंगे, संस्कृत में लिखे होंगे, कन्नड़ में भी लिखे होंगे और मराठी में भी लिखे होंगे। इसकी जो साहित्य के अंदर में इतनी इसने 5 अपने ग्रंथ लिखे, 4। जो संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर, सॉरी कामराज रति सारा, ऐसे करके इसने कुछ ग्रंथ लिखे। संगीत राज ग्रंथ लिखा। उसके जो पाठ थे उसके मैंने आपको बारे में बता दिया। इसके 5 पाठ थे, कौन कौन से थे? तो उसके थे पाठ, पाठ्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, गीत रत्न कोश और अब मैंने आपको 2 और बताए, तो कौन से? नृत्य और वाद्य रत्न कोश। नृत्य रत्न कोश और वाद्य रत्न कोश। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं। आगे हम किसकी बात करेंगे? तो दरबारी विद्वान के बारे में। अच्छा, आगे मैं आपको बताता हूँ इसके किसके बारे में? दरबारी विद्वान। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान कौन होते हैं? आपको बताया। दरबारी विद्वान वो होते हैं जैसे कोई राजा होता है, वो अपने दरबार में किसी को काम करने के लिए, जैसे कोई व्यवस्था करनी है, कोई बुक्स वगैरह लिखनी है, कोई जैसे भी कोई भी काम हो, उसे अलग अलग स्थान पे, अलग अलग स्तर पे अलग अलग विद्वानों को नियुक्त किया होता है, उसे उन्हें क्या कहते हैं? दरबारी विद्वान कहते हैं। तो इसका जो एक मुख्य जो पहला जो इसका मैं आपको बताया, कान्हा व्यास एक दरबारी विद्वान हुआ है। क्या नाम मिलता है हमें? कान्हा व्यास। इसने क्या किया? इसने किताब लिखी। ठीक है जी। इसने किताब लिखी भाई। इसने वो किताब मैं जैसे जो इसने पहला पन्ना लिखा
और ये कहानी इसका जो किताब का नाम मिलता है, मैं बोल रहा हूँ एकलिंग महात्म्य। कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि एकलिंग महाकाव्य है, लेकिन इसका जो सही नाम है वो क्या नाम है, एकलिंग महात्म्य। महात्म्य नाम है, एकलिंग महात्म्य। किसकी बुक है ये, किसने लिखा, बुक नहीं है, पूरी 2 ही पृष्ठों का ये ग्रंथ लिखा हुआ है, एकलिंग महात्म्य। किसने लिखा, कान्हा व्यास ने लिखा। इसने भाई साहब क्या किया, इसने जो जो इसका पहला जो पेज होता है, फर्स्ट पृष्ठ होता है, वो उसकी इसकी रचना इसने की, ये करके लेके गया तो राजा के पास लेके गया। कुंभ बड़ा विद्वान आदमी था, उसको दिखाना जरूरी है, इसके दरबार में उसका दरबारी विद्वान था, और कोई भी दरबारी विद्वान काम करते तो वो राजा को दिखाती हमने ये करके ऐसे काम किया है, तो ठीक है जी। इसलिए इसके प्रथम जो पहला पृष्ठ था, इसकी रचना किसने कर दी, कान्हा व्यास ने कर दी। इसने कहा यार, कुम्मा ने कहा नहीं नहीं यार, गलत सिस्टम हो गया, तेरे मजा नहीं आया इसको, मैं करके देता हूँ। आगे वाला इसका पेज जो खाली पड़ा है उसकी रचना मैं करता हूँ। इसके जो दूसरा पृष्ठ है उसका जो रचना है वो किसने की, तो वो कुंभा ने की। आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके पहले पृष्ठ की रचना कान्हा व्यास ने की और दूसरे पृष्ठ की रचना कुंभा ने की, तो वो कौन सा है, एकलिंग महात्म्य। इसका दूसरा पृष्ठ है, उसका राजा ने वर्णन किया तो उसका नाम भी रखा गया राजवर्णन। क्या नाम लिखा, वर्णन, राजवर्णन, क्योंकि राजा द्वारा इसका वर्णन किया गया, तो बेसिक सी बात है, राजवर्णन इसका नाम हो सकता है, क्योंकि राजा द्वारा इसका किया गया, इसका वर्णन किया गया। आगे मैं आपको बताता हूँ कान्हा व्यास ने। इसके भाई साहब एक अन्य, मैं इसको आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। कान्हा व्यास जी है, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने एक पहला पेज, ठीक है, दूसरा कुंभा ने पृष्ठ, किसने लिखा, कुंभा ने, तो उसका नाम क्या पड़ गया, राजवर्णन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक इनकी जो दरबारी विद्वान और मिलते हैं, उनका नाम क्या मिलता है, मेघाजी। कौन मिलता है, मेघाजी। भाई साहब मेघाजी एक जैसे संत प्रकार का बंदा था, वो क्या करता, वो तीर्थ यात्रा करता था। जैसे 12 महीने उसमें से 10 महीने तो वो बाहर ही रहता, तीर्थ यात्रा ही करता रहता। तो एक बार दरबार लगा हुआ तो कुंभा बैठा हुआ था, तो कुंभा ने पूछा कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, तो कहते मैं तो तीर्थ यात्रा पे गया। अच्छा, कहते तो आप बताओ कहाँ कहाँ गए थे तीर्थ यात्रा पे। तो उन्होंने जो कई जो लगभग वो 120 तीर्थ यात्रा तीर्थ स्थलों पे गए थे, उन्होंने कई स्थानों का नाम ऐसे बताया। तो उसने कहा ऐसे नहीं, आप मेरे को इसके जो नोट्स बना के दो, आप इसको लिख के दो, मैं मेरे को फिर उसको मैं अपने आप पढ़ लूंगा। तो इन्होंने क्या, ये तीर्थ यात्रा, इन्होंने फिर ग्रंथ लिखा। उसका नाम क्या, उसके अंदर क्या एकमात्र जैसे भारत का जो ग्रंथ मिलता है, जो उसका नाम मिलता है आपको तीर्थमाला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीर्थमाला ग्रंथ किसने लिखा, तो किसने लिखा, मेघाजी ने लिखा। मेघाजी कौन थे, तो मेघाजी कुंभा के दरबारी विद्वान थे। एक मेघाजी लोक देवता भी हुए हैं, वो नहीं है ये मेघाजी कुंभा के दरबारी विद्वान है, ठीक है जी। तीर्थमाला इन्होंने, क्योंकि इसके अंदर 120 तीर्थों का वर्णन है, कितने, 120 तीर्थों का वर्णन है, कितने, 120 है तीर्थों का वर्णन है इसके अंदर। आपसे पूछ लिया जाए बाई चांस ये कि 120 ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर 120 तीर्थों का वर्णन दिया गया है, तो कौन सा होगा वो। जैसे वर्णन 120 सारे, तो इसने इसका नाम क्या रख दिया, आसान सा नाम है इसका, तीर्थमाला। ग्रंथ का क्या नाम रख दिया, तीर्थमाला। फिर बाद में इसको किसने पढ़ा, कुम्भा ने कहा भाई मजे आ गए। इसने एक बात की, जो इसने एक बात और भी कही है इसके अंदर, कि जो रणकपुर वाले जो जैन मंदिर है उनकी जो नींव लग रही थी, इसने लिखा है कि जो रणकपुर वाले जैन मंदिरों की जब नींव लग रही, भाई साहब मैं वही था जब उनकी फाउंडेशन जब उनका फाउंडेशन हो रही थी रणकपुर वाले जैन मंदिरों की, तो मैं वही था। इसलिए ये भी इसके अंदर जो ये तीर्थमाला का ग्रंथ है इसके अंदर बताया गया है। अच्छा जी, इसके जो मेयाजी क्या है, इसने एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंभा का ऐसा कौन सा दरबारी विद्वान था जो तीर्थ यात्रा करता था, तो कौन सा था, मेहाजी नाम मिला। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा,
तीर्थमाला, उसके अंदर कितने तीर्थों का, भारत का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर 120 तीर्थों का वर्णन दिया गया है, उसका नाम क्या मिलता है, तीर्थमाला मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये भारत का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर 120 तीर्थों का वर्णन दिया गया, तो तीर्थमाला मिलता है उसका नाम। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। कान्हा व्यास की बात कर लेंगे। नेहा जी की कान्हा व्यास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, एक लिंग मातम में, जिसकी पृष्ठ, जो फर्स्ट पृष्ठ था उसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, कान्हा व्यास ने की। दूसरा राजवर्णन, दूसरे पृष्ठ का नाम, वो उसकी किसने की, उसकी की तो महाराणा कुंभा ने की थी। अच्छा है, आगे हम बात करते हैं। नेहा जी एकमात्र ऐसे जो दरबारी जो तीर्थ करते थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा तीर्थमाला, उसके कितने तीर्थों का वर्णन, 120 तीर्थों का वर्णन। उसमें उन्होंने मुख्य बात ये बताई कि जब रणकपुर वाले जैन मंदिरों की नींव लग रही थी तो मैं वहीं था। अच्छा जी, आगे बात करें, बिठाना पड़ेगा इनको, तो अब याद रखना ये बात। ऐसे तो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा कल और, लेकिन ये बात याद रखने वाली है, इसमें से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं इनका। जो मैंने आपको पहले एक जो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था वो कौन था, मंडन था। जो मुख्य, जो एक इसके तो आप निशान लगा रहे हैं ना, मुख्य था भाई साहब, इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, इसका नाम हमें मिलता है मंडन। क्या नाम मिलता है, मंडन। किसका नाम मिलता है, तो जो कुंभा का एक प्रमुख दरबारी विद्वान था उसका क्या नाम मिलता है हमें, मंडन नाम मिलता है। अच्छा जी, ये मंडन भाई साहब बड़ा दरबारी विद्वान था, इसने बड़े सारे खूब ग्रंथ लिखे हैं। 5 कुंभा ने लिखे थे, तो 4-5 इसने भी लिखे दिए। इसका मैं आपको नाम बताता हूँ। इसने रूप मंडन, ठीक है, राजमंडन, सॉरी कोदंड मंडन, इसके नाम बताते हैं, रूप मंडन और कोदंड मंडन के अंदर क्या क्या है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताता हूँ। जो रूप मंडन है इसका, इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर जो महल, जिसमें मैंने वास्तुकार था, तो ये जैसे वास्तुकार था तो अपने जो कार्य से रिलेटेड ग्रंथ किताबें लिखेगा, कैसा काम किया जाता है। इसने इसके अंदर ये रूपमंडल है, इसके अंदर इसने क्या लिखा, जो महलों के जो महल कैसे बनाए जाते हैं। क्या है, महलों को बनाने का क्या गया, वर्णन दिया गया। अच्छा, कोदंड मंडल, कोदंड, आपको पता हो तो जो धनुष होता है उसे क्या बोलते हैं, हमें कोदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोदंड। इसमें इसने बताया धनुष के बारे में बताया है। धनुष के बारे में इसने क्या दिया, जानकारी दी। अब मैंने इसको दोनों के बारे में बता दिया आपको, इसके आगे आपको और बताता हूँ। जी, एक इसका मिलता है वास्तु शास्त्र, इसका क्या कहते हैं, वास्तु शास्त्र। एक इसका मिलता है प्रसाद मंडल, और एक इसका मिलता है वेद मंडल। जी जी, वेद मंडल है। ये जो प्रसाद मंडल है, इसके बारे में जो मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में जैसे कोई दुर्ग वगैरह बनाए जाते थे उनकी जानकारी दी गई है। ठीक है, और ये वेद मंडन है, इसके अंदर क्या किया गया, वेद मंडन के अंदर इसने जो आयुर्वेद आयुर्वेद जैसे आयुर्वेद दवाइयां वगैरह होती है उनकी जानकारी इसने इसके अंदर दी गई है। तो कितने, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु सारा, प्रसाद मंडन, वेद मंडन। और इसके अंदर एक और मिलता है इसका, राजवल्लभ। इसमें राजाओं की जो रहने सहने की जो जगह थी उसकी जो जानकारी दी है वो किसने दी है, राजवल्लभ ने दी है। ठीक है, इसकी जो कितने मुख्य ग्रंथ कितने हैं, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु सार मंडन, प्रसाद मंडन, वेद मंडन, राजवल्लभ। रूप मंडन, कोदंड मंडन, वास्तु सार, प्रसाद मंडन, वेद मंडन और राजवल्लभ।
ये हमें किसके ग्रंथ मिलते हैं? तो हमें मिलते हैं मंडन के। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। मंडन की जो प्रमुख जैसे दरबारी है, कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या रहा है? ये डिटेक्टर रहा है। डिटेक्टर मतलब वास्तुकार रहा है। किसका रहा है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का। एक इसका भाई मिलता है, उसका क्या नाम मिलता है हमें? नाथा। ये भी भाई वही काम करता जो भाई करता, वही काम ये करता। कुंभा ने एक दिन इसको ही पकड़ लिया, इसको बोला भी इसने इतने ग्रंथ लिखे तो एक आधा तो किताब लिखे, एक आधा तो ढंग का काम कर। इसने क्या किया, इसने भाई साहब उसमें से उठाया इधर उधर से अपने भाई की किताबें की, तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर आगे नीचे करी, इसने अपनी बुक और लिख दी। तो उसका क्या नाम मिलता है? ये जानकारी बहुत कम किताबों में दी गई है कि इसका मंडन का एक भाई मिलता है, नाथ था। उसने क्या किया था, उसने एक किताब लिखी थी, उसका क्या नाम मिलता है? उसका नाम मिलता है वास्तु मंजरी। बहुत कम जगह ये जानकारी दी गई है। आपको मंडन का एक बेटा भी मिलता है, जिसका नाम क्या मिलता है? गोविंद। गोविंद, ये बड़ा विद्वान है। इसने अपने बाप से भी अच्छा काम किया। इसने भी 4-5 ग्रंथ लिखे हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका मुख्य ग्रंथ मिलता है, वो क्या? कलानिधि। कलानिधि। दूसरा मिलता है द्वार दीपिका। ठीक है जी, मैं पहले आपको ये मेनली ये याद रखना है, कलानिधि। कलानिधि एक ऐसा ग्रंथ था जिसके बारे में जो मंदिरों का जो शिखर बनता था, उसकी जानकारी दी गई। एकमात्र जो ग्रंथ है उसके अंदर, और किसी ने, न तो कुंभा ने लिखा, ना मंडन ने लिखा, ना नाथा ने लिखा। जितने भी जो लेखक या कवि हुए हैं, उन्होंने से किसी ने भी आज तक ऐसी बुक नहीं लिखी जिसके अंदर जो मंदिरों के ऊपर जो शिखर बनता है उसकी जानकारी दी जाए। तो एकमात्र ये याद रखना कि इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो, एक तो ये क्वेश्चन बनता है इससे कि मंदिरों के जो शिखर के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा ग्रंथ मिलता है? वो मिलता है कलानिधि। और वो ग्रंथ किसने लिखा? तो उसका जो लेखक मिलता है वो मिलता है गोविंद। गोविंद कौन था? गोविंद मंडन का पुत्र था। द्वार दीपिका, द्वार से आपको पता चल रहा है, द्वार जो दरवाजे होते हैं उनके बारे में जो जानकारी दी गई वो किस ग्रंथ में? द्वार दीपिका में। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। हमने मंडन के ग्रंथ पढ़े, इसके बेटे के भी ग्रंथ पढ़े, और इसका जो भाई मिलता है नाथा, उसके भी ग्रंथ पढ़े। जो नाथा का मैंने आपको बताया था, नाथा का उसके अंदर जो उसने क्या, वास्तु मंदिर क्या है? वास्तु। ये वैसा इस ग्रंथ के अंदर क्या जानकारी, इसके अंदर मिक्स जानकारी है सारी चीजों की, थोड़ी 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 जानकारी। इसके अंदर पूर्णतः किसी चीज की, तो मुख्यतः किसी चीज की जानकारी नहीं मिलती इसके अंदर। ठीक है, तो वास्तु मंदिर के अंदर पूछ लिया जाए, इसकी मिक्स जानकारी मिलती है सारी, लगभग मिक्स जानकारी दी गई है इसमें। और जो मैंने गोविंद किसका पुत्र था? मंडन का। उसका एक ग्रंथ मिलता है सार सामुच्चय। ठीक है जी, क्या मिलता है? सावा समुच्चय। ये भी आप याद रखने वाली सी बात है, तो आप याद रख लेना। इसके अंदर मेनली कोई किसी विशेष चीज का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है जी, आगे हम किसकी बात करेंगे? तो हम आगे जो अन्य दरबारी विद्वान है, मेनली उनकी बात करेंगे। एक जो इसकी बेटी मिलती है कुंभा की, जिसका नाम क्या मिलता है? रमाबाई। संगीत प्रेमी थी ये भी, संगीत प्रेमी थी, सारे दिन गाने सुनती थी ये। ठीक है, इसकी जो संगीत प्रेमी होने के कारण इसका एक अन्य नाम भी पड़ा, उसका क्या नाम देता है हमें? वागीश्वरी। वागीश्वरी नाम है। इसकी जो मुख्य जानकारी नहीं ली गई, इसके अंदर इसके बताया गया थोड़ा बहुत कि इसका जो पति था उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये वापस मेवाड़ चली गई थी। जैसे कि जो पहले भी होता था, आज तो नहीं होता, लेकिन पहले ऐसे थे, जो अगर किसी का जो, जैसे रमाबाई थी, इसका पति की मृत्यु हो गई तो ये कहाँ बाप के घर आ जाती थी, तो ये वहां पे आ गई। ठीक है, इसको जैसे बाप का जो कुछ ना कुछ देगा इसको, इसको जो जावर का जो क्षेत्र था वो दे दिया था। जावर की जो क्षेत्र था उदयपुर के अंदर, उसके अंदर जितनी भी इनकम होती, जो
लोहा इस्पात जो क्षेत्र था, खनन क्षेत्र था, वो किसके अंदर, जो सॉरी रमाबाई के अंडर अंडर कर दिया ये। ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे आप मैं एक सांझा की बेटी थी जिसका नाम मिलता है जहां आरा। क्या नाम मिलता है, जहां आरा। उसने इसको क्या कर दिया, उसने इसको सूरज जो पावर मिलता है उसका सारा जो दे दिया। जहां से इतनी इनकम आएगी, जितनी प्रॉफिट यहाँ से होगा सूरज पावर से, वो किसको दिया जाएगा, जहां आ रहा, जहां आ रहा किसकी बेटी मिलती है, सांझा की। एक और बताऊं आपको मैं, दक्षिण एशिया, सॉरी हाँ, दक्षिण एशिया का एक राजा मिलता है जिसका नाम मिलता है अमोघ वर्ष। क्या नाम मिलता है, अमोघ वर्ष। अगमोर्ज अमोघ वर्ष, इसकी एक बेटी थे, उसका पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसका जो नाम है, उसकी जो बेटी, उसका नाम है चंद्रोवलभ्य। नाम वैसे मैं बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो पुत्री अमोघ वर्ष की जो चंद्रोवलभ्य, इसकी जो बेटी मिलती है, तो ये जो अमोघ वर्ष की जो बेटी थी, कौन थी, चंद्रोवलभ्य। इसको क्या दिया कि इसने, जैसे रमाबाई को क्या दिया था, जावर की जगह दी थी। जावर का जो क्षेत्र था, कहाँ का, उदयपुर में, उदयपुर में दे दिया। जो अमोघ वर्ष था, इसकी जो पुत्री चंद्रोवलभ्य, इसने इसको क्या दिया, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी की जो बीच का दोआब क्षेत्र था, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दोआब क्षेत्र था, उसको उनको दान मतलब दे दिया था। जो यहाँ से जो इनकम होगी, जो यहाँ से प्रॉफिट होगा, वो सारा चंद्रोवलभ्य को दिया जाएगा। आगे मैं बात, मैंने आपको बताया था कि इसके मैंने आपको सारे लोग बता दिए। इसके बाद मैं बता, इसका एक दरबारी विद्वान, उसकी कोई मुख्य भूमिका नहीं ली है, फिर भी वो, उसका नाम 2013 के रेस के प्री में पूछा गया था वो, जिसका नाम मिलता है तिला भट्ट। ये किला भट्ट था, ये दरबारी विद्वान था इसका। वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसने कोई मुख्य कह रहे हैं बुक्स वगैरह नहीं लिखी थी, इसी कोई बुक्स वगैरह नहीं मिलती। तो तिला भट्ट जो इसका 2013 आरएस के 2013 के प्री एग्जाम में पूछा गया था भी, तिला भट्ट कौन था, या किसका दरबारी विद्वान था, किसका दरबारी विद्वान था, कुंभा का। ठीक है जी। आगे मैंने जो इसके जैन जैन भी मिलेंगे, मैंने वो बताया था कि इसके जो दरबारी विद्वान है वो जैन भी मिलेंगे। तो एक नाम मिलता है सोम, सोम सुंदर सूरी, सॉरी जयशेखर, और सोम सुंदर सूरी, और एक सोम सूरी मिलता है। सोम सुंदर सूरी और जयशेखर और सोम सूरी। अच्छा जी। एक सोम, इसके बीच में आप एक सोमदेव लगा लेना, दोबारा लिख देता हूँ आपको। और सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर, और एक मिलता भुवन कीर्ति। सोम सूरी, सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति, ये सारे इसके जो जैन विद्वान हुए, जैन दरबारी विद्वान है, वो ये हुए, चार नाम मिलते हैं इसके। ठीक है। आगे इसकी जो उपाधि है उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, काफी उपाधि है उनके बारे में पूछा भी जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये उपाधियां भी कुंभक में है, जो हर चीज कुंभा के बारे में, जो शासन काल में आपको याद रखनी है, हर चीज इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। जो हर चीज में सबसे ज्यादा जो प्रतापी राजा हुआ वो यही हुआ है। इसलिए काम और किया था कुंभा ने। कुंभा ने क्या किया था, जो आबू से जो जैसे जैन जो तीर्थ करते वो जाते थे, वो आबू से ओके जाते थे, उनका एक टैक्स लगता था, वो टैक्स किसने माफ करवाया, कुंभा ने माफ करवा दिया। क्योंकि मैंने आपको जैन जो लोग थे इसके साथ अच्छी बनती थी, अच्छा खासा मतलब दोस्ती थी उनके साथ बनती थी। तो उसने क्या किया, इसका जो टैक्स लगता था, क्या लगता, जो आबू से जाते थे, आबू जाते थे उनका वहां पे टैक्स लगता था, उस टैक्स को क्या करवा दिया इसने, माफ करवा दिया। किसने करवा दिया, कुंभा ने। ये क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो जैन तीर्थकर थे, वो तीर्थ आबू से जो उनका टैक्स लगता था, वो कौन से राजा के काल में माफ करवाया गया, तो वो महाराणा कुंभा के काल में माफ करवाया गया। आगे बात करते हैं।
इसकी उपाधियों के बारे में आपको बताता हूँ। इनकी उपाधियां, टाइटल्स, ठीक है, हम इसके टाइटल्स पढ़ते हैं। मैं आपको इसकी मुख्य चीज बताता हूँ। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत प्रेमी थे। इसके कारण इनको एक क्या मिलता है, अभिनव भट्टाचार्य का भी मिलता है, ठीक है। दूसरी इनकी मिलती है टोडरमल, ठीक है। राणो रासो, रासो, ठीक है। फाल गुरु, फाल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, ठीक है। और इसके और मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। अभिनव भट्टाचार्य, टोडरमल, राणो रासो, हाल गुरु, फाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु। दान गुरु, राजगुरु। अब देखो दान गुरु, देखो इस बंदे ने जैनों को क्या दिया, 99 बीघा जमीन दे दी थी। दानों को तो दान करने में सबसे आगे था। या तो कर्ण ने दान दिया था या फिर कुंभा ने दान दिया था। भाई साहब, कुंभा बड़ा दानी आदमी था, राजाओं का गुरु था। क्योंकि जो उसके समय में उसके समकालीन शासक इतना कोई भी इतने ज्ञानी राजा नहीं हुआ था। सभी को ज्ञान देने वाला कौन था, राजगुरु, इसलिए इसका नाम है राजगुरु, ठीक है। और हाल गुरु, ये जैसे जो पहाड़ी दुर्गों पे इसने क्या किया, आक्रमण अधिकार के लिए, इसके कारण हाल गुरु। फाल गुरु जैसे जो भालू वगैरह है, उसका इसको ज्ञान था, इसलिए बाल फाल गुरु हो गया। चाप गुरु, आपको मैंने चाप चकता से क्या होता है, धनुष होता है, धनुष का इसको ज्ञान है, इसके लिए चाप गुरु बन गया। छाप गुरु, इसलिए यहाँ पे अपने शत्रु पे छापा मार करती का इसने उपयोग किया, इसलिए इसकी एक उपाधि पड़ती है छाप गुरु। इसकी लगभग उपाधियां मेनली इसकी इतनी मिलती हैं, ठीक है जी। इसकी जो उपाधि है वो इतनी मिलती है हमें, इतनी अभिनव आप याद करना। हाल गुरु, फाल गुरु, हाल गुरु, फाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, टोडरमल, हाल गुरु, फाल गुरु, राणो रासो, टोडरमल, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, राजगुरु और छाप गुरु है चाप गुरु। आप ये अगर इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो आप ले लो, ठीक है जी। लगभग आज की हमारी क्लास पूरी होती है। आगे जो कोई बात होगी मैं आपको उसके बारे में, कुंभा के बारे में, आगे मन्य राजा पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ठीक है, धन्यवाद सभी का। इसी के साथ सभी को कुंभा गणी राम राम, धन्यवाद।